सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th में जो समाजशास्त्र विषय है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, सामाजिक संस्थाएं एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत हम विवाह, परिवार, नातेदारी एवं संस्कृति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। विवाह के मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार के उद्देश्य क्या है और उसकी क्या विशेषता है। इसी प्रकार नातेदारी क्या होती है, नातेदारी की विशेषता क्या होती है और संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो उद्देश्य देखो, इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हम समझ पाएंगे विवाह का अर्थ, विशेषता एवं उद्देश्य, कि विवाह का क्या अर्थ है, क्या विशेषता है, उसका उद्देश्य क्या है। हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई विवाह की भिन्नता को समझ पाएंगे कि हिंदू में विवाह कैसे होती है और मुस्लिम में विवाह के क्या मायने हैं, ठीक है, ईसाई धर्म में विवाह के क्या मायने हैं। परिवार के अर्थ एवं विशेषता को समझ पाएंगे, नातेदारी के अर्थ और उनके प्रकारों को तथा संस्कृति का अर्थ, विशेषताओं और तत्वों को जान पाएंगे। तो पढ़ते हैं चैप्टर के इन पॉइंटों को विस्तार से। विवाह का अर्थ, विशेषता एवं उद्देश्य। देखो, आपके प्रश्न कहाँ से बनेंगे, यही कि जैसे कि मान लो विवाह वाला पॉइंट है, वहाँ से आ गया विवाह का अर्थ क्या होता है, या कि विवाह की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ये विवाह करने के हिंदू धर्म में विवाह के उद्देश्य क्या है, या इस्लाम धर्म में विवाह के उद्देश्य क्या है। तो इन सबको लेकर यहाँ पर प्रश्न बनता है। साथ में कुछ समाजशास्त्री है जिनकी कुछ परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है और परिभाषाओं से ही विशेषता निकल के आती है। तो देखिए, विवाह का अर्थ, विशेषताएं एवं उद्देश्य। मानव समाज में विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिससे न केवल परिवार का निर्माण होता है बल्कि जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने समाज में एक विशेष सामाजिक परिस्थिति भी प्राप्त होती है। हमने परिस्थिति के बारे में पढ़ा था। परिस्थिति यानी विशेष पद प्राप्त हो जाता है। देखो, शादी के बाद में लड़के और लड़की दोनों के पद परिवर्तन हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी भूमिकाएं चेंज हो जाती है ना। तो हमने जो पद है यानी परिस्थिति है और भूमिका के बारे में हमने पिछले चैप्टर में विस्तार से पढ़ा है। तो ये है कि जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने समाज में एक विशेष सामाजिक परिस्थिति यानी पद प्राप्त होता है तथा अथवा विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो कुछ मान्यता प्राप्त नियमों के अंतर्गत स्त्री पुरुष को विवाहित जीवन जीने के अवसर प्रदान करने के साथ ही बच्चों के लालन पालन पोषण तथा नियमित सामाजिक जीवन के लिए उचित वातावरण प्रदान करती है। तो विवाह एक क्या है, सामाजिक संस्था है, यानी हम कुछ ये समाज के नियमों में बंधी हुई होती है जिसके तहत अपने बच्चों की संतति का उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और साथ में उनका लालन पालन करते हैं और कुछ सामाजिक नियमों के अंतर्गत ही वो बंधे हुए रहते हैं। विवाह की परिभाषा। अब कुछ समाजशास्त्री है जिन्होंने विवाह की परिभाषा दी है। HP फेयरचाइल्ड के अनुसार, HP फेयरचाइल्ड ने विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है जो पारिवारिक इकाई की स्थापना करने या वैवाहिक संबंधों में प्रवेश करने को मान्यता प्राप्त स्वरूप प्रदान करती है। गिलिन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज स्वीकृति विधि है। KM कपाड़िया ने विवाह के उद्देश्य के संबंध में कहा है, हिंदुओं में विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्य की पूर्ति के लिए होता है। हिंदू में विवाह क्यों होता है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य की पूर्ति कर सके, इसलिए विवाह का आधारभूत उद्देश्य धर्म है। इसलिए विवाह का आधारभूत उद्देश्य क्या रखा गया है, धर्म को माना गया है। विवाह की विशेषता, कि विवाह की क्या विशेषता होती है। विवाह की संस्कृति धार्मिक भी हो सकती है अथवा वैधानिक भी, यानी विवाह धार्मिक भी हो सकता है और वैधानिक भी हो सकता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य 2 विषम लिंग के व्यक्तियों के मध्य संबंधों की स्थापना की अनुमति प्रदान करना है, कि 2 विषम लिंग एक स्त्री और पुरुष के बीच में संबंधों की स्थापना प्रदान करना है तथा इस संस्था से अनेक आर्थिक और सामाजिक तत्व भी जुड़े होते हैं क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति मिलने के साथ ही साथ उसके संपत्ति अधिकारों का भी निर्णय होता है। देखो, विवाह एक संस्था जिसके साथ एक सामाजिक और आर्थिक दोनों ही तत्व जुड़े हुए होते हैं, यानी कि शादी होने के बाद में है ना, जो आर्थिक रूप से भी अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए उसको आर्थिक कार्य करने पड़ेंगे, धन संबंधी कार्यों को करने पड़ेंगे, है ना, नौकरी वगैरह करनी पड़ेगी। साथ ही सामाजिक कुछ तत्व हैं, सामाजिक कुछ परंपराएं हैं जो उनको निभानी पड़ती है क्योंकि व्यक्ति की भूमिका अब कुछ बदल जाती है। हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह एवं ईसाई विवाह। अब हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, उनकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। हिंदू विवाह को सामान्यतः एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिंदुओं में विवाह को ना तो एक मित्रता एवं
मित्रतापूर्ण समझौते के रूप में साझा समझा जा सकता है और ना ही संविदा के रूप में, और ना ही शारीरिक समीपता यानी पति पत्नी के मध्य संबंधों की स्थापना की पूर्ति के लिए किए गए वचन के रूप में। यानी कि हिंदू जो विवाह होता है उसको हम ना ही एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार। उसको हम एक मित्रता का समझौता नहीं माने कि एक स्त्री पुरुष के बीच में मित्रता है और वो जिंदगी भर साथ रह रहे, ऐसा नहीं मान सकते। ना ही उनको कोई शारीरिक समीपता के लिए माना जाता है कि वो शारीरिक रूप से समीप रहे, है ना, और ना ही कोई एक वचन के रूप में माना जाता है। हिंदू में विवाह को ही आदर्श संस्कार माना जाता है। ये क्या है? एक आदर्श संस्कार है। मेघातिथि के अनुसार हिंदू विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम में किया जाने वाला अनेक विधियों से संपन्न पारिग्रहण संस्कार है। तो ये क्या है? हिंदू विवाह में क्या होता है कि कन्या को पत्नी बनाने के लिए, एक कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए एक निश्चित क्रम में बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारी एक विधियों से गुजरा जाता है। आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है तो कई जो है विवाह के दौरान हिंदुओं के अंदर कई तरह के जो है विधियाँ अपनाई जाती हैं, पूजा पाठ की जाती है। तो ये सारे क्या है? पाणिग्रहण संस्कार उसके तहत वो गुजरता है और उसके बाद में पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होता है, एक विवाह संपन्न होता है, जिसकी अंतिम विधि सप्तऋषि दर्शन है। जिसकी अंतिम विधि क्या है? तो उस विधि में एक अंतिम विधि जो फेरों के टाइम होती है वो होती है सप्तऋषि दर्शन। तो अंतिम विधि सप्तऋषि दर्शन है। हिंदू विवाह के उद्देश्य, समाजशास्त्री के एम कपाड़िया ने लिखा है, धर्म, प्रजा और रीति। यानी धर्म, प्रजा मतलब संतति, बच्चों का जन्म, है ना, रीति यानी कि आनंद हिंदू विवाह के संस्करणात्मक उद्देश्य माने जाते हैं। कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है धार्मिक उद्देश्य। देखो हिंदू में विवाह में जो पहला उद्देश्य क्या होता है? विवाह का धार्मिक उद्देश्य। शास्त्रों में उल्लेखित है कि प्रत्येक हिंदू को 5 महायज्ञों, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ तथा नृयज्ञ संपन्न करना अनिवार्य है। हिंदू विवाह में और हिंदुओं में समस्त धार्मिक संस्कारों को धर्म पत्नी के बिना पूर्ण करने की अनुमति नहीं है। यानी कि देखो हिंदुओं के अंतर ये 5 महायज्ञ जो है पूर्ण किए जाते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, यानी कई यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ देवता को समर्पित यज्ञ है, भूत यज्ञ जो अपने पूर्वज है उनको समर्पित यज्ञ, पितृ यज्ञ है, नृ यज्ञ है, ये यज्ञ किए जाते हैं। और यज्ञ जो है पत्नी के बिना संपन्न नहीं होता है। तो ये धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पत्नी आवश्यक है, क्योंकि जब भी पूजा पाठ में बैठा जाता है तो पत्नी की आवश्यकता होती है, दोनों जोड़े से बैठते हैं। फिर है संतान प्राप्ति। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य संतान उत्पत्ति है। धर्मशास्त्र में पुत्र का जन्म मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। यानी अगर पुत्र का जन्म होता है, कि धार्मिक शास्त्र ये बताते हैं कि पुत्र का जन्म जो है उस व्यक्ति के मोक्ष की प्राप्ति को प्रशस्त करता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। और पुत्री का जन्म ऋणों से उऋण करता है। और जब पुत्री का जन्म किसी घर में होता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति है कई तरह के ऋणों से मुक्त हो जाता है। उऋण करना यानी कि ऋण से मुक्त होना। अगला है रीति। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य सांस्कृतिक सुखों की प्राप्ति करना है, परंतु हिंदू विवाह में पति पत्नी के मध्य संबंध की स्थापना को भी धार्मिक क्रिया का स्वरूप दिया गया है। पति पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं वो भी धार्मिक क्रिया के अनुसार ही माना जाता है। अगला है मुस्लिम विवाह। मुसलमान में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ पुरुष और स्त्री का विषयी समागम है। मुस्लिम विवाह की परिभाषा देते हुए D.A. मुल्ला कहते हैं, निकाह यानी विवाह एक विशिष्ट सामाजिक समझौता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पन्न करना एवं उनको वैध घोषित करना है। जिसका उद्देश्य क्या है? संतान की उत्पत्ति करना और उनको वैध घोषित करना। K.M. कपाड़िया मानते हैं कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है। अनुबंध यानी एक तरह से समझौता है जिसमें 2 साक्षियों यानी प्रत्येक पक्ष में एक साक्षी, 2 साक्षी होते हैं और प्रत्येक पक्ष में क्या होता है? एक साक्षी होता है, यानी कि गवाह होते हैं, क्या हस्ताक्षर होते हैं। तो लड़के की तरफ से भी एक गवाह का हस्ताक्षर होगा, लड़की वालों की तरफ से भी एक गवाह का हस्ताक्षर होगा। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधु को दिया जाता है। तो इस जो अनुबंध होता है, ये जो कंडीशन होती है, ये समझौता होता है, उसमें एक मेहर दिया जाता है। मेहर जो है लड़के वालों की तरफ से लड़की को दिया जाता है। इसकी रकम कानून द्वारा निर्धारित नहीं होने से 1 दिनार से ऊपर घटती बढ़ती रहती है। तो ये कोई कानून द्वारा निर्धारित रकम तो है नहीं, बस उनकी एक परंपरा है। तो दिनार का जो भाव होता है उसके आधार पर ये घटती बढ़ती रहती है। इन परिभाषाओं से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। किसके बारे में? हिंदू मुस्लिम विवाह के बारे में, कि मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है। विधि द्वारा मान्य समझौते के तीनों आवश्यक तत्व प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल मुस्लिम विवाह में सम्मिलित है। यानी कि प्रस्ताव रखना, स्वीकृति प्रदान करना, लड़के लड़की दोनों की स्वीकृति होती है। मुस्लिम विवाह के प्रकार। अब मुस्लिम समाज में निम्न प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। पहला है वैध विवाह। ऐसा विवाह जो मुस्लिम विवाह की समस्त शर्तों को पूर्ण करता है वैध विवाह कहलाता है। देश के अधिकतर मुसलमानों में विवाह के इसी स्वरूप का प्रचलन है। तो ये वैध विवाह है जो अधिकतर मुसलमानों में यही विवाह प्रचलित है। इस विवाह की प्रकृति सामान्यतः स्थायी होती है जब तक कि कोई पक्ष दूसरे पक्ष को तलाक नहीं दे। इस प्रकार के विवाह में वर और वधु दोनों की ही स्वीकृति आवश्यक है। दोनों की ही जो है शादी के लिए स्वीकृति आवश्यक होती है। और
तलाक के लिए भी दोनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। मुताह विवाह, इस विवाह की प्रकृति अस्थायी होती है, यानी कि टिका हुआ विवाह नहीं है भैया, कभी भी छोड़ सकते हैं ना। तो इस विवाह की प्रकृति अस्थायी होती है, अर्थात ये विवाह पति और पत्नी के बीच एक निश्चित अवधि के लिए किया गया समझौता है। जैसे ही समझौते की अवधि समाप्त होती है, विवाह संबंध भी समाप्त हो जाता है। एक समझौता कुछ दिनों का समझौता होता है, कुछ अवधि यानी कुछ समय के लिए वो समझौते के तहत ही एक वैवाहिक संबंध में बनते हैं। जब वो समझौता खत्म हो जाता है तो विवाह संबंध भी खत्म हो जाता है। मुता विवाह भी मेहर की रकम निश्चित की जाती है। तो मुता विवाह जो होती है उसमें भी मेहर की रकम निश्चित होती है, जिससे विवाह की अवधि समाप्त होते ही पति पत्नी को चुका देता है। तो पति क्या करता है, पत्नी को वो जो मेहर की रकम है वो चुका देता है। सन 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू यहाँ से बनता है। और देखो ये पॉइंट भी बनते हैं कि मुस्लिम विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मुता विवाह है, वैध विवाह है। तो सन 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित किया गया और मुस्लिम स्त्रियों की विवाह विच्छेद संबंधी सभी नियोग्यताएं दूर कर व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। तो जो मुस्लिम विवाह में जो विवाह संबंध यानी विवाह विच्छेद का जो संबंधी कुछ नियोग्यताएं थी, कुछ गलत धारणाएं थी जिसको लोग अपनाते थे, जिसके कारण लड़कियों का ज़्यादा शोषण होता था, महिलाओं का शोषण होता था, उनमें कुछ है ना व्यापक अधिकार महिलाओं को प्रदान कर दिए गए। अगला है ईसाई विवाह। ईसाई विवाह की परिभाषा देते हुए क्रिश्चियन बुलेटिन ने कहा है कि विवाह समाज में एक पुरुष तथा एक स्त्री के मध्य एक समझौता है जो साधारणतः संपूर्ण जीवन भर के लिए होता है और इसका उद्देश्य परस्पर संबंध, पारस्परिक सहयोग और परिवार की स्थापना है। तो कि वो आपस में परस्पर संबंध स्थापित करें, आपस में पारस्परिक एक दूसरे का सहयोग करें और विवाह और परिवार की स्थापना करें। इस परिभाषा से संबंधित निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। तो इस परिभाषा में कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, इन परिभाषाओं से निकलती है ईसाई विवाह में। तो पहली बात तो क्या निकली कि ये क्या होता है, ये विवाह जो होता है दोनों के बीच में समझौता है। तो ईसाई विवाह स्त्री और पुरुष के मध्य समझौता है। ये समझौता जीवन पर्यंत रहता है। ये समझौता जीवन पर्यंत होने के कारण पति और पत्नी के संबंधों में स्थायी स्थिरता लाता है। दोनों में जीवन भर भाई साथ रहना है तो उनके संबंधों में भी स्थिरता ला देता है। इस समझौते के द्वारा संतान उत्पत्ति के माध्यम से परिवार का निर्माण किया जाता है। अगला है ईसाई विवाह के प्रकार। रिलीजियस मैरिज, ये विवाह गिरजाघरों में पादरी द्वारा वर वधु को पति पत्नी घोषित करने के साथ संपन्न होता है। अधिकांशतः ऐसे विवाह नियोजित होते हैं। तो आपने देखा होगा कि ईसाइयों में पहले तो रिलीजियस विवाह मैरिज होती है, जो कि जो है गिरजाघरों में पादरी द्वारा, जो उनके पादरी होते हैं वो वर वधु को विवाहित पति पत्नी घोषित कर देते हैं। सिविल मैरिज में क्या होता है कि विवाह के इच्छुक युवक व युवती को मैरिज रजिस्ट्रार उन्हें पति पत्नी घोषित करता है। अब ये जाते हैं कानूनी रूप से विवाह करते हैं, तो जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं वो उनको पति पत्नी घोषित कर देते हैं। ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक विवाह विच्छेद को स्वीकार नहीं करते, जबकि प्रोटेस्टेंट परिस्थितिजनक अवस्था में इसे स्वीकार करते हैं। तो देखो ईसाई धर्म की दो शाखाएं कौन कौन सी है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रोमन। तो रोमन जो कैथोलिक है वो विवाह विच्छेद को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन प्रोटेस्टेंट है वो परिस्थितिजनक, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि दोनों लोग साथ नहीं रह सकते तो ऐसे में वो तलाक की जो है अनुच्छेद, जो विवाह अनुच्छेद है यानी कि तलाक को भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। 1869 में पारित भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। अब आपको ध्यान रखना है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ, 1869 में। तो 1869 में पारित भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अनुसार एक ईसाई स्त्री भी उन्हीं आधारों पर विवाह विच्छेद की मांग कर सकते हैं जिन आधारों पर हिंदू स्त्री को विवाह विच्छेद की मांग का अधिकार है। अगला देखो, अब है परिवार का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता। परिवार किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो देखो परिवार किसे कहते हैं, परिवार संपूर्ण मानव समाज की आधारशिला है। हमारे पूरे मानव समाज की आधारशिला कौन है, परिवार है। ये एक सार्वभौमिक संस्था है जो देश काल की सीमाओं से परे सदैव कायम रहती है। परिवार समाज की वे प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं, परंतु पति पत्नी और उनकी संतान अनिवार्य रहती है। जब कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं तो वो परिवार कहलाता है, लेकिन इसमें पति पत्नी और उनकी संतान तो अवश्य रूप से ही रहती है। परिवार की परिभाषा आपको समाजशास्त्रियों ने परिवार की परिभाषा दी है। बोगार्ट्स के अनुसार परिवार एक छोटा सामाजिक समूह है जिसके सदस्य माता पिता एवं एक या अधिक बच्चे होते हैं, जिनमें स्नेह एवं उत्तरदायित्व का समान हिस्सा होता है तथा जिसमें बच्चों का पालन पोषण उन्हें स्वनियंत्रित एवं सामाजिक प्रेरित व्यक्ति बनाने के लिए होता है। आगबर्न एवं निम्काप के अनुसार परिवार पति एवं पत्नी की संतान सहित या संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री के सहित बच्चों
सहित बच्चों सहित कम या स्थायी समिति है। तो देखो, या तो पति पत्नी तो हो गए साथ में, या तो उनके बच्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो संतान सहित और संतान रहित स्त्री पुरुष के बच्चों सहित या कम या स्थायी, है ना, समिति होती है। बिल्स एवं हार्जन के अनुसार संक्षेप में परिवार को सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सदस्य रक्त संबंधों द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। अगला है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो लिंग संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, जो इतना छोटा एवं स्थायी होता है कि जिसमें संतान उत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण किया जा सके। मजूमदार एवं मदान के अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, वंश तथा रक्त संबंधी सूत्रों से संबंध रहते हैं तथा स्थान, हित और कर्तव्यता की अन्योन्याश्रितता के आधार पर जाति की जागरूकता रखते हैं। अगला है परिवार की विशेषता। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर कुछ परिवार की हमारी विशेषता निकलती है। पहला है सार्वभौमिकता। परिवार विश्व के प्रत्येक काल में विद्यमान है। सार्वभौमिकता यानी कि हमारे संसार के अंदर ऐसी जहाँ भी मानव समूह रहता है उनका परिवार जरूर पाया जाता है। तो परिवार तो जो है वो सार्वभौमिक है, यानी हर काल, हर समय, हर जगह, स्थान पर परिवार पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य अवश्य होता है। भावात्मक आधार परिवार के सदस्यों में परस्पर भावात्मक संबंध होते हैं, उनमें प्रेम, सहयोग, बलिदान, सहिष्णुता के भाव पाए जाते हैं। रचनात्मक प्रभाव परिवार प्रारंभिक पाठशाला है जिसमें बच्चों को समाज का एक सकारात्मक सदस्य बनने के लिए संस्कार दिए जाते हैं। परिवार का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में बचपन से निर्णायक होता है। देखो, परिवार पर जो है, परिवार को कहते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला परिवार है, क्योंकि वहीं से बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नियंत्रण परिवार सामाजिक निषेधों, प्रतिमानों और वैधानिक नियमों का नियंत्रण करता है। तो उसमें देखो, परिवार के अंदर जो है कुछ सामाजिक निषेध हो, यानी कि समाज में कुछ मान्यताएं नहीं है, समाज जिस गतिविधि को, जिस आपके व्यवहार को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है उसको परिवार जो है मान्यता नहीं देता है। और जो वैधानिक नियम होते, जो कानूनी नियम होते, जो हमारे समाज में मान्य होते, उन्हीं को ही परिवार जो है आगे बढ़ाता है। सीमित आकार परिवार अपने आकार में सीमित होता है। इसके वे ही सदस्य होते हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार का रक्त संबंध या विवाह के द्वारा संबंध स्थापित होते हैं। केंद्रीय स्थिति सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति है। इस कई परिवारों से मिलकर वंश, उपजाति, गोत्र, जाति, समुदाय एवं समाज बनता है। संपूर्ण सामाजिक ढांचा परिवार पर आधारित है। अगला है सदस्यों का उत्तरदायित्व। अन्य संघों एवं संस्थाओं की अपेक्षा परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। परिवार की स्थिति अस्थायी प्रकृति। संघ अथवा समिति के रूप में परिवार की प्रकृति बहुत कुछ अस्थायी है, जबकि संस्था के रूप में इसकी प्रकृति स्थायी है। उपयुक्त विशिष्ट विशेषताओं के अतिरिक्त मैकाइवर और पेज ने परिवार की कुछ ऐसी सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में पाई जाती है। अब देखो, वहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके किसी समाजशास्त्र का नाम लेके पूछ सकता है कि बताइए मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार की कुछ सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी है ना, तो ये आप बता सकते हो, ये वाला इसका आंसर रहेगा। और पूछे परिवार की विशेषताएं क्या क्या है तो आप ये बता सकते हो, ये पॉइंट आपको याद करके जाइएगा। सार्वभौमिकता, भावात्मक आधार, रचनात्मक प्रभाव, नियंत्रण, सीमित आकार, केंद्र स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार की स्थिति में अस्थायी प्रकृति। तो ये 8 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हम मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार की विशेषताओं को हम देखते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं। भैया सही बात है, सभी परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करेंगे। प्रत्येक परिवार में सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया अवश्य पाई जाती है। परिवार वंश नाम चलाने के लिए भी आवश्यक एक व्यवस्था है। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है। प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप होता है। परिवार के प्रकार। अब परिवार कितने प्रकार का होता है, देखो परिवार के प्रकार। भारत में परिवार के स्वरूप का प्रकार है ना, भारत में परिवार के स्वरूप या प्रकार कौन कौन से हैं। संख्या के आधार पर, देखो संख्या के आधार पर हम परिवार के प्रकार देखेंगे कि कुछ संख्या के आधार पर, जैसे कि संयुक्त परिवार हो सकता है, एकल परिवार हो सकता है, जिसमें एकल परिवार जिसमें माता पिता उसके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती है, ठीक है। निवास के आधार पर कि वो स्थानिक परिवार है, यानी कि पिता के घर में रह रहे हैं, शादी करके बच्चा पिता के घर में ही बहू को लेके आ रहा है। मातृ स्थायित्व परिवार, यानी कि जहाँ पर शादी तो हो गई लेकिन अब जो दूल्हा है वो पत्नी के घर में ही रह रहा है, ठीक है। नवस्थानीय परिवार, ऐसा परिवार जहाँ पर पति पत्नी को, अब लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी हो गए वो किसी नए घर में जाके रहने लग जाते हैं, ठीक है। और मातृ पितृ स्थानीय परिवार, यानी कभी वो माता के घर में भी रह सकता है और पिता के घर में भी रह सकता है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। संख्या के आधार पर केंद्रीय नाभिकीय परिवार है ना, ये परिवार का सबसे छोटा रूप है जहाँ पति पत्नी और उसके आश्रित बच्चे होते हैं। तो केंद्रीय नाभिकीय परिवार जिसको हम एकल परिवार भी कहते हैं। संयुक्त परिवार है ना, संख्या के आधार पर पढ़ रहे हैं।
एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ निवास करती है। फिर है निवास के आधार पर पितृस्थानीय परिवार, जहाँ विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के साथ माता पिता के साथ रहती है। देखो, पितृस्थानीय परिवार का मतलब जहाँ विवाह के बाद पत्नी जो है अपने पति और उनके माता पिता के साथ रहती है, यानी सास ससुर के पास रहेगी। ठीक है। मातृस्थानीय परिवार, विवाह के बाद पति पत्नी के साथ पत्नी के, यानी कि पति क्या करता है, अब यहाँ उल्टा हो गया, मातृ यानी कि माता के पास रहेगा, यानी कि अपनी पत्नी की शादी होने के बाद जो पति है पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगते हैं। अब वो दामाद बन के, घर जमाई बन के वहाँ रहेगा, उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। नवस्थानीय परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद अपने नए घर में रहने लगते हैं, उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। मात्र पितृ स्थानीय परिवार, जब नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के ही साथ रहने को बाध्य नहीं होते, बस दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि वो माता के साथ भी रह सकते हैं, यानी कि घर जमाई बन के भी रह सकता है, उधर वो अपने माता पिता के साथ भी रह सकता है। मामा स्थानीय परिवार, अब इसमें क्या हुआ, इसमें नवविवाहित दंपति पति की माँ के भाई के पास जाकर रहने लगते हैं, यानी पति की माँ के भाई के पास जाकर रहने लगते हैं। मामा के पास जाके रहने लग जाएगा, लेकिन मामा किसका, पति का मामा, पत्नी का मामा नहीं, पति के मामा के साथ जाके रहेंगे। द्विस्थानीय परिवार, ऐसे परिवार जहाँ विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म परिवार के घरों में ही रहते हैं, यानी कि वो ना ही तो पत्नी है ससुराल जाएगी, ना ही पति ससुराल जाएगा। ठीक है, शादी हो गई बस, और फिर अपने अपने घर में ही रहते जहाँ उनका जन्म हुआ है। अधिकार के आधार पर, अब अधिकार के आधार पर भी कुछ परिवार की स्थिति है। पितृसत्तात्मक परिवार, पितृ का मतलब जहाँ जिस परिवार में जो है पुरुषों के सदस्यता चलती है, पुरुषों की चलती है, आपके नाम के पीछे अपने पापा का नाम ही जुड़ा हुआ है। मातृसत्तात्मक परिवार, ऐसा परिवार जिसमें माँ की चलती है ना, और आपके नाम के पीछे माता का नाम जुड़ता है। ठीक है, देखते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार, ऐसे परिवार में सत्ता एवं अधिकार परिवार के पुरुष सदस्य के साथ में ही होता है। पुरुष ही वहाँ पर मुख्य होता है, पुरुष सदस्य के हाथ में ही परिवार का लेन देन सब कुछ होता है, पूरा अधिकार होता है। मातृसत्तात्मक परिवार, ये वे परिवार होते हैं जहाँ परिवार की नियंत्रण शक्ति परिवार की वरिष्ठतम स्त्री के हाथ में होता है। देखो, स्त्री भी परिवार चलाती है। अगला, वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय, ऐसे परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। मातृवंशीय, ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है। उभयवाही, कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। द्विनामी परिवार, ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपनी दादी और नानी से संबंध निभाता है, यानी ऐसा परिवार जो एक संबंध में अपने ददियार वालों से भी संबंध निभाएगा और अपने ननिहाल वालों से भी संबंध निभाएगा। उत्तराधिकारी के आधार पर, अब देखो, उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार के प्रकार हो गया। पितृमार्गी परिवार, ऐसे परिवार में उत्तराधिकारी के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। मातृमार्गी परिवार, इसमें उत्तराधिकारी के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। विवाह के आधार पर, एक विवाह परिवार, देखो विवाह के आधार पर परिवार की स्थिति, तो पहला है एक विवाह परिवार। एक विवाह परिवार एक पुरुष एक स्त्री से सम्मिलन से बनता है, यानी इसमें एक पुरुष और एक स्त्री ही हो गई, यानी ये दोनों पति पत्नी ही हो गए, इसी से बनता है। बहुविवाही परिवार, यानी कि उसमें क्या हुआ, बहुपत्निक विवाह, यानी एक व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां हों। बहुपति विवाह परिवार, यानी एक स्त्री के बहुत सारे पति हो, या एक पुरुष के बहुत सारी पत्नी हो सकती है, तो उसको बोले कि बहुपत्निक विवाह। और बहुपतिक विवाह, यानी एक स्त्री के बहुत सारे पति हो, तो वो बहुपतिक विवाह परिवार कहलाता है। समूह विवाह परिवार भी होता है। तो इस तरह से परिवार की परिभाषा और उनकी विशेषता बताई गई है। अब आगे है नातेदारी या सौजन्यता। तो ये नातेदारी सौजन्यता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो देखने में भी आपको दिक्कत होगी। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।